Surah mere menje paman dathana bir menje sikha padang smadhyani buddham। पूर्णमासी बसंत ऋतु यानी बसंत ऋतु, फागुन का महीना और फागुन पूरन चंद या फगुआ। इसको फलगुड़ भी बोलते हैं, फगुन भी बोलते हैं, फागुन भी बोलते हैं, फग्गा भी बोलते हैं, फगुआ भी बोलते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं। पूरनमासी जितनी भी होती हैं वो कुछ खास होती हैं। होली का जो फेस्टिवल है और जो होली के बारे में पूरे देश में लेटेस्ट जानकारी आजकल है, वो जानकारी हमें मिलती है जब हम किताब पढ़ते हैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में, और हमको ये कहा जाता है कि आप एक ऐसे लिखिए होली पे, दिवाली पे, दशहरे पे या गाय पे। पूरे भारत में, खासतौर से नॉर्थ हिंदी की बेल्ट में, ये 4-5 ऐसे यानी निबंध हर बच्चे को रटवाए जाते हैं। साल में 2 बार 3 बार एग्जाम होते हैं और ये गारंटी है होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन और गाय, इन पे कोई ना कोई निबंध आएगा। तो बच्चे इनके अलावा कुछ पढ़ते भी नहीं। उनको निबंध क्या होता है, ऐसे क्या होता है, तर्क वितर्क क्या होता है, वो सब बेकार है। रटा रटाया उनका होता है। हमने खुद देखा है ये, और मैंने खुद किया है। तो जो रटा रटाया हमें सिखाते हैं, बचपन से हमारे दिमाग में डालते हैं, वो बताते हैं कि कोई इस नाम का कोई राजा था, उसकी कोई बहन थी, उसका कोई बेटा था, फिर वो उसको गोद में लेके बैठी, आग पे बैठी, एक जल गया, एक बच गया। कोई टाइम नहीं, कोई टाइम स्केल नहीं, कोई जगह नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। उससे पहले कौन था उसका पता नहीं, उसके बाद कौन था उसका पता नहीं, कहाँ की घटना है, कौन सा प्रदेश, कौन सा स्थान, वहाँ कोई स्तूप हो, कोई स्मारक हो, कोई वहाँ बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ हो। मतलब इतना बड़ा फेस्टिवल जिसकी कहानी बताई जाती है, उसका दूर दूर तक एक भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तक नहीं मिलता, कोई पत्थर भी नहीं मिलता लिखा हुआ। और पूरा देश रट्टा मारता है होली का फेस्टिवल का निबंध का, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में। मास्टर भी पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी पढ़ा रहे हैं। मास्टर भी नहीं पूछता, बच्चे तो पूछें क्या, उन्हें तो पास हो गया, नंबर हो गया, काम खत्म हो गया। किस तरह से बातें दिमाग में डाली जाती हैं, कहाँ से डाली जाती हैं, क्यों डाली जाती हैं, सोचने का किसी के पास टाइम है नहीं। और जब हमारी सोच बढ़ती है तो हम विरुद्ध हो जाते हैं, उसके विरोध में आ जाते हैं। हमें कुछ बुद्धिजीवी लोग बताते हैं कि ये फेस्टिवल, ये त्यौहार हमारे नहीं है, इनका विरोध करना है। पर क्यों हमारे नहीं है और क्यों विरोध करना है, कोई जवाब नहीं। बहुत ज़्यादा आप पूछोगे तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे धमका देंगे आपको। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि ये चीज़ें हमारी नहीं है, पर कोई तर्क करने को तैयार नहीं कि उन्होंने जो कहा है वो स्पेसिफिक नाम बताए हैं, पर फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं कहा। पर कोई बताने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। इसी कारण से हम लोग बैठे बिठाए अपने ही फेस्टिवल के, अपने ही कल्चर के, अपने ही संस्कृति के, अपने ही संस्कृति के दुश्मन हो गए। और जो काम और लोगों ने किया कि वो संस्कृति हमारी छीन रहे थे, वो हमने खुद थाली में रख के उनको दे दी कि तुम्हारी है, तुम ले जाओ। कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। कोई बातचीत करेगा भी तो जो पड़ा है, जो रट्टा मारा है, उसी के आसपास रहेगा, उसका विरोध करेगा या उसका समर्थन करेगा, पर नया कुछ नहीं। भारत के अंदर जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी उत्सव हैं, जितने भी जो घटनाएं हैं खुशी की हैं, जो सामूहिक रूप से मनाई जाती हैं,
चाहे भाषा कोई जानता हो या ना जानता हो, उसमें कृषि प्रधानता है। उसमें जंगल के जानवरों का वर्धन या मांस लाना या अंडे लाना या उनसे संबंधित है, दूध दही से संबंधित है, उत्पाद से संबंधित है, जो हम उत्पाद करते हैं उससे संबंधित है। कोई सा भी फेस्टिवल आप उठा लो, कुछ ना कुछ आने वाला है या कुछ आया है या कुछ तैयारी हो रही है कुछ आने की। ये वाला जो फेस्टिवल है जिसको हम नॉर्थ में होली के नाम से जानते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। होले, होरा, होरी, होली दहन, होलिका, होला मोहल्ला, याओ संग, धूली बंधन, दुलड्डी, राग रंग, रास रंग, दुलैंडी, बहुत सारे नाम हैं। और कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, कुछ हिस्सों में नहीं। पर दुनिया के अंदर पानी से खेलने की क्रिया बहुत देशों में है, खास तौर से गर्म देशों में कोई ना कोई फेस्टिवल उनका पानी के साथ में खेलने का है, या किसी भी रूप में है। वो गर्मी के मौसम में पानी से खेलने का एक रास रंग का उत्सव मनाते ही मनाते हैं, पूरी दुनिया में है, यहां कोई नया नहीं है। तो क्या फेस्टिवल है यहां? एक फेस्टिवल है, फसल आ रही है, गेहूं की, चने की, जौ की, क्या बोलते हैं उसको, जो तोड़ के लाते हैं कच्ची बाली को, कच्चे फल को, होला, होले, होले और होला उसको बोलते हैं। और उसको बाली को चेक करते हैं अभी पकने में कितना टाइम है, क्योंकि पूर्णमासी है, अब मौसम बदलने वाला है, गर्मी तुरंत आने वाली है और 7-8 दिन के अंदर ये फसल पीली पड़ जाएगी। तो देख रहे हैं कि हमारी फसल कैसी है, तो फसल आने का उत्सव है। तो होले को आग में भूनने का उत्सव है। कच्चा नहीं खाया जाता तो उसको आग में भून के खाते हैं। चना खाते हैं, हमने खाए हैं, खूब खाए हैं, गाँव में जो लोग हैं वो खूब होला भूनते हैं। जौ होती है उसके अंदर और एक दूसरे को देने का भी उत्सव है, एक दूसरे को भूनकर खिलाने का भी उत्सव है। कोई पारंपरिक भोजन नहीं है, पर उस दिन विशेष रूप से आग में भूनकर खेत से तोड़ कर लाया जाता है और दूर से आग में भूनकर जगाया जाता है और उसको जलाकर निकालकर खाया जाता है। तो कोई कुछ भी कहे, पर ये जो होले वाला जो शब्द है, होला वाला जो शब्द है, ये कृषि प्रधान है और ये फसल का है। इसमें पानी फेंकने का, रंग फेंकने का या रास रंग का नहीं है। पर दूसरा वाला जो अगले दिन आता है, जो चैत आरंभ हो रहा है, अगला महीना चैत 81 को, उसके अंदर रास रंग वाला उत्सव है, यानी कि वसंत उत्सव है। उसके अंदर संत वाला नहीं है, संत उत्सव नहीं है, वह संत वाला उत्सव है। वी या वह अगर किसी शब्द से पहले लग जाए तो उसका मतलब होता है उससे अलग, यानी संतों से अलग उत्सव है, असंतों का है। असंतों का नहीं कह सकते क्योंकि सारे लोग हमारे हैं, इसलिए वसंत कहा जाता है। वसंत का उत्सव है। ठंड चली गई है, मौसम बढ़िया है, ना ठंड है ना गर्मी है, तो शरीरों के अंदर मचलना आ गया है, शरीर मस्त हो रहे हैं, मदमस्त हो रहे हैं, प्रमाद हो रहा है, तो प्रमाद में लिप्त हो रहे हैं। तो सारे के सारे जितने भी हैं लोग, वो वसंत के अंदर उमंग से भरकर एक दूसरे को मदमस्त करने के लिए खेल खेल रहे हैं। क्रियाकलाप है और युवाओं का है, बुढ़ों का नहीं है, बच्चों का नहीं है। इसका जिक्र आता है जो धम्पद है उसके 26वें और 27वें अप्रमाद वग्ग में। उस अप्रमाद वग्ग में कहानी में ये कहा जाता है कि भिक्षुओं आप अंदर रहना, 7 दिन तक यहाँ प्रमाद होगा। 7 दिन तक यहाँ एक दूसरे पर कीचड़, धूल, धूली, धुलंडी, एक दूसरे पर राख, गोबर ये डाले जाएंगे। यहाँ नशा पता होगा, लोग प्रमाद में रहेंगे, मस्त रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, मौज मस्ती में रहेंगे और सारी क्रियाएं करेंगे जो रास रंग की है। इसलिए आप निकलना मत, हम आपको खाना वहीं पहुंचा देंगे। ये बात बुद्ध ने
26वें 27वें जो अप्रमाद धम्पद का पद है उसमें कही है कि जो लोग प्रमाद में नहीं रहते, अप्रमाद में रहते हैं, उनका जीवन श्रेष्ठ होता है। और इस तरह के प्रमाद में रहने से जीवन और ज़्यादा कठिन हो जाता है और वो कभी मुक्त नहीं होते। दो इसके गाथाएं हैं। उस कहानी से हमें पता चलता है कि उस समय लोग प्रमाद में, नशे में लिप्त रहते थे और 7 दिन तक ये फेस्टिवल उत्सव चलता था। उत्सव ही लिखा हुआ है वहां पर। तो यहां जिस क्षेत्र में मनता था उस क्षेत्र में आज भी मनता है। और वहां तमिलनाडु के अंदर तो चूंकि हमारा वहां चेंज नहीं है, तमिलनाडु के अंदर हमारी जो समणों की कल्चर है वो सेफ है, तो वहां इसको कामदेव को समर्पित फेस्टिवल के नाम से बोलते हैं। और महाराष्ट्र में बोलते हैं रंग पंचमी, और नेपाल में चलता है अलग नाम से। उत्तर प्रदेश, कमाऊ, हरियाणा, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा में भी चलता है। गोवा में बाकायदा एक रेयर मार्च होता है, रेयर जली निकलती है, वहां उसका नाम अलग है। तो ये अगले दिन का है, पर दोनों फेस्टिवल को लगभग मिलाकर जोड़कर और कहानी बनाई गई। अब कहानी बनाने वाले ने कहानी क्यों बनाई है वो नहीं बताता कि ये फेस्टिवल क्या है और क्या नहीं है। पहला फेस्टिवल अलग है, दूसरा फेस्टिवल अलग है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। एक पूर्णमासी को है, पूर्णमासी के बाद चैत में आरंभ होता है, जब गर्मी आरंभ होती है तब से है, पर दोनों का एक दिन के बाद एक है, तो इसलिए जोड़ दी गई। किसने जोड़े, कब जोड़े, अपने आप जोड़े, नहीं जोड़े, कोई हिस्ट्री नहीं, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। मनाते आ रहे हैं बस ऐसे ही, जैसे लोग कह देते हैं कि ये धक्का पीछे से लगता आ रहा है, हमें नहीं पता, वैसे ही मनाते आ रहे हैं। कुछ कहानियां जोड़ देते हैं, व्हाट्सएप आ गया है तो कहानी चलती है। तो कहते हैं हरदोई के अंदर एक राजा था, उसकी एक लड़की थी, उसका एक भतीजा था, उसको ऐसे कह दिया, उसके बाद में फिर उसके साथ में अभद्रता की, उसको फिर जला दिया। फिर उसके बाद राजा ने उन लोगों के मुंह काले किए और उनके मुंह पे जो काले रंग लगाए उसको अवीर बोलते हैं, क्योंकि वो वीर नहीं थे। अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिए कहानियां बनाते हैं, कहानी कोई बुरी नहीं है, पर राजा ने उनके मुंह काले क्यों करवाए? अगर राजा ही था तो हत्या के जुर्म में मरवाया क्यों नहीं? बहुत सारी बातें हैं। छोड़ क्यों दिए? अगर वो बलात्कारी लोग थे, अगर वो हत्यारे लोग थे तो छोड़ क्यों दिए? जबकि वो राजा की बेटी थी, राजा की बहन थी, तो छोड़ना नहीं चाहिए था। पर कहानी में अपने हिसाब से बनाते हैं, कहानीकार जैसे भी हैं, सोचते साथ से तो है नहीं कि क्या है। क्योंकि पूरे भारत में पानी का फेस्टिवल चलता है, रास रंग का फेस्टिवल चलता है, पर फैला कैसे? जिस संस्कार के अंदर, जिस संखार के अंदर, जिस क्रियाकलाप के अंदर अगर आप थोड़ा सा उसमें मौज मस्ती और मजा जोड़ देंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती फैलने से। क्योंकि जो आनंद देता है, जो आनंददायी कीड़ा होता है, जिसके अंदर प्रमाद होता है, जिसके अंदर मौज मस्ती होती है, जिसके अंदर मजा होता है, उस काम को करने का और प्रचार फोकट में होता है। यही कारण है कि प्रचार माध्यम आने के बाद भारत में जो छोटे मोटे फेस्टिवल दाएं बाएं क्षेत्रों के होते थे वो पूरे भारत के हो गए। जैसे छठ पूजा का सिर्फ बिहार में हुआ करता था, पर छठ पूजा आजकल चारों तरफ फैल गई। जैसे गणेश उत्सव का सिर्फ महाराष्ट्र में होता था, अब वो पूरे देश में फैल गई, क्योंकि लोगों को उसमें मजा आता है, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती चाहिए। तो किसी बात को अगर आप फैलाना चाहते हैं तो उसमें लोगों के क्रियाकलाप के इंटरेस्ट के हिसाब से आपने कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। अगर नीरस बात रहेगी, सूखी बात रहेगी, तो मास में नहीं जा सकती, मास मोमेंट नहीं बन सकता। क्योंकि मास मोमेंट में संत नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आम आदमी होते हैं और जिनको पूरे दिन थकान मिटाने के बाद थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए, या कोई उनका उत्सव फेस्टिवल है तो उस दिन उनको प्रवचन नहीं चाहिए। और मास मूवमेंट का खेल है, क्योंकि भारत में संविधान लागू होने के बाद में जिसके पास मास होगा उसकी मूवमेंट होगी, और जिसकी मूवमेंट होगी वही आगे राइट रखता है अपने किसी भी काम को कराने का या बनाने का। इसलिए जो शातिर लोग थे और जो दिमाग वाले या तेज लोग थे, या जिनको मास मूवमेंट चाहिए था, या जिनको लगा कि आगे फ्यूचर मास मूवमेंट में, उन्होंने
सारे फेस्टिवल पे अपनी स्टाम्प लगाई और सारे फेस्टिवल्स को अपना कहा और अपने हिसाब से मोड़ा और अपने हिसाब से मोड़कर उसको अपना कहकर दुनिया के सामने परोसा। क्या फायदा होता है इससे? जब भी किसी संस्कृति पे, संस्कृति पे, कल्चर पे कब्जा किया जाता है तो कब्जा करने वाले लोग असली हो जाते हैं और जिनका कब्जा होता है वो नकली हो जाते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है। क्रियाकलाप आपका है, फेस्टिवल आपका है, संस्कृति आपकी है, कल्चर आपकी है, चाहे कैसी भी है, और उस पर स्टाम्प कोई अपनी लगा दे तो स्टाम्प लगाने वाला असली हो गया, वो देश का वासी हो गया, और जो उसको मना रहे हैं वो सेकंड सिटीजन हो गए क्योंकि वो उनके नाम से है ही नहीं। फिर उसमें व्यापार ऐड होता है। तो जिनका संस्कृति पे कब्जा है वो उसको चेंज कर सकते हैं। जब वो चेंज करने का राइट रखते हैं तो मालिकाना हक पक्का हो जाता है। जैसे किसी ने किराए पे मकान लिया और अगर वो उसमें एडिशन करा दे, एक आध कमरा और बढ़ा दे, उसको तोड़ के दोबारा बना दे तो वही मालिक बन जाता है। इसलिए किराएदार को एडिशन या कोई मॉडिफिकेशन या कोई चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करते क्योंकि वो मालिक करेगा, वो मालिक का हक है। तो आपका फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल को कोई अपनी मोहर लगा दे, फिर उसमें चेंज भी करे तो वही मालिक हो गया। फिर आप काहे के मालिक हो? आप तो सिर्फ उसको मनाओ और जेब से पैसा निकालो और खर्च करो, बाकी आप उसके कुछ नहीं हो। तो व्यापार हाथ आने से मास मूवमेंट हाथ आ जाता है और जितने भी फेस्टिवल हैं वो सारे मास मूवमेंट को मोबिलाइज करने का एक टूल है। भारत के अंदर खास तौर से भारत के अंदर फेस्टिवल खाली लोगों के आनंद की चीज़ नहीं है। भारत के अंदर फेस्टिवल लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का माध्यम भी है। बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट होती हैं और ऑटोमेटिक होती हैं और कोई पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि पैसा और आता है। ये इतना अच्छा तरीका है जिसका कोई जवाब नहीं। आप पूरे देश में जब होली मनाते हैं तो होली के साथ जो शब्द जुड़ गए, जो रिलीजन जुड़ गया, जो कल्चर जुड़ गई, आपने उस कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया, उस रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया और आप चाहें या ना चाहें उस गुट में शामिल हो गए। आप जब कोई फेस्टिवल और मनाते हैं तो जिनका वो फेस्टिवल है, जिनका वो रिलीजन है, आप चाहें ना चाहें पर उनके मास मूवमेंट में आप हिस्सा बन गए। और मास मूवमेंट में जब हिस्सा बनते हैं तो अकल बंद हो जाती है। जब 10 लाख आदमी एक साथ कहीं मूवमेंट करता है तो अच्छे अच्छे सोचने वाले अगर सोच के कुछ करना भी चाहें तो कर नहीं सकते क्योंकि मास का अब एक अपना माइंड सेट होता है, उसमें आप अपना माइंड नहीं चला सकते, अपनी वॉइस नहीं चला सकते अगर आपके पास उससे ज़्यादा मास मूवमेंट नहीं है तो। इसलिए भारत में जितने भी फेस्टिवल हैं आज के समय वो अधिकार प्राप्ति का साधन बन चुके हैं। इसलिए फेस्टिवल के ऊपर लड़ाई होती है, इसलिए फेस्टिवल पे अधिकार होता है। भारत के लोगों को नहीं पता कि कौन सा फेस्टिवल कितने बजे कहाँ आरंभ होगा, कैसे आरंभ होगा, इसका क्या है। इसको अधिकार रखने वाले लोगों ने इतना ज़्यादा अधिकार में ले लिया है कि वो इसके मिनट और सेकंड तक सेट करते हैं। इतने बजे इतने बज के इतने सेकंड पर ऐसा होगा, इतने बज के इतने। उनसे कोई पूछे कि जब घड़ी नहीं थी तो तुम कौन सा घंटा और कौन सी सेकंड से सेट करते थे, कहाँ से करते थे, तो जवाब नहीं, क्योंकि उनके है ही नहीं। इसलिए ये जो फेस्टिवल है, होली का जो फेस्टिवल है या जितने भी फेस्टिवल हैं बार बार बताए जाते हैं, ये भारत के लोगों के हैं। जिनको विरोध करना है वो खूब करें, क्योंकि जिसको विरोध करने का है ही और जो सोचेगा नहीं और जो करेगा और फिर जो बाबा साहब का नाम बीच में लगा देगा, महापुरुषों का बीच में लगा देगा, तो आप उसमें फिर जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो सीधा सीधा आप पे अटैक करेगा। तो जिसको विरोध करना है करे, छूट है, यहाँ तो मनाओ या ना मनाओ। जिसको मनाना है वो मनाए या ना मनाए, उसको छूट है, पर जानकारी सबको लेनी चाहिए। समन संघ फेस्टिवल्स के बारे में 4 साल से लगातार जानकारी दे रहा है और हम जानकारी सिर्फ ये कह के छोड़ देते हैं कि जानकारी दे रहे हैं, बाकी आपके ऊपर है कि आप इसको माने या ना माने या कितना माने, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। हम कभी सलाह नहीं देते पर जानकारी देते हैं। तो तर्क वितर्क तो करना चाहिए। अगर तर्क वितर्क नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? क्योंकि जो आप होली का जलाते हो, होरी हो गई
होरी यानी कि आपको बाल जलानी है तो उसके लिए आग जलानी है, तो सामूहिक आग जलती है हमारी समणों की। तो सारे लोग अपने घर से थोड़ा थोड़ा ईंधन लेके आते हैं, पर वो ईंधन बदल दिया। जो गौतम धम्म वर्धन के दिन, जिसको आप गोवर्धन बोलते हैं, उस दिन जो गौतम वर्धन के नाम पर जो गोबर का एक आकृति बनाते हैं बुद्ध की, उसके जो गोबर होता है, मटेरियल होता है, उसको आप सुखाते हैं, उससे एक धम्मचक्र भी बनाते हैं। और धम्मचक्र बनाकर उसमें 7 या 8 अलग से और भी गोबर की आइटम बनाते हैं जिसमें छेद होता है। फिर उसकी एक माला बनाते हैं और फिर उसकी माला बनाकर एक जगह इकट्ठी करते हैं, और वहाँ जो आग जलती है उसमें सारे समण, पूरे किसान जितने भी लोग हैं, वो अपनी बालों को, जो उनके होले होते हैं, उनको डंडों में बांध बांध कर उनको भूनते हैं। अलग अलग भी भून सकते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, पर हमारे यहाँ तो संघ होता था और हम सारा काम सामूहिक करते थे, संघ में करते थे। इसलिए ये काम भी हम संघ में कर रहे हैं कि हम अपने खेतों से लाई हुई बाल को, चने को, गेहूं को, जौ की जो बालियां हैं, उनको भून रहे हैं, पर सामूहिक रूप से, और खुशियां मना रहे हैं। और खुशी से हम उसका मान सम्मान भी कर रहे हैं। और आग एक ही जगह लगा रहे हैं ताकि एक ही जगह भुज जाए, क्योंकि पहले फूस के छप्पड़ हुआ होते थे, घास के छप्पड़ होते थे, आग ना लग जाए, कभी सावधानी बरती जाती थी, अलग अलग में दिक्कत होगी। ये क्रियाकलाप जितने भी हैं, आप अगर इनको खोदोगे और जानोगे तो आप गहराई में जाते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि उस समय के हिसाब से ये क्रियाकलाप संघों के क्रियाकलाप थे। और जो अगले दिन होता है धूली बंधन या धुलंडी या राग रंग या रास रंग या धुलंडी, या जिसको हम कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना या रंग फेंकना या कीचड़ फेंकना, वो भी समणों का पार्ट है। और वो सारे देश की प्रक्रिया है और पूरे दुनिया की प्रक्रिया है। पूरी दुनिया में कहीं कोई टमाटर फेंकता है तो टमाटर का फेस्टिवल है, कहीं कोई सेब फेंकता है तो सेब का फेस्टिवल है, और अधिकतर पानी फेंके जाते हैं, कहीं रंगीन और कहीं पे ठंडे। पानी का फेस्टिवल तो पूरी दुनिया के गर्म देशों में चलता है, पर आपको जान के हैरानी होगी कि ठंडे देशों में पानी का फेस्टिवल नहीं है, वहाँ मरेगा आदमी। कोई अगर इधर का भी जाए और वहाँ जाके कहे -40 डिग्री टेम्परेचर में, -20 डिग्री टेम्परेचर में, कि मैं तो यहाँ होली खेलूंगा, तो आत्महत्या ही करेगा, काय की होली खेलेगा। तो फेस्टिवल नेचुरल होते हैं, मौसम के अनुकूल होते हैं, फसलों के अनुकूल होते हैं। इसलिए आपको ये पानी का फेस्टिवल फेंकने का किसी भी हालत में उस देश में नहीं मिलेगा जो ठंडे देश हैं, जहाँ बर्फ रहती है, पर उन सारे देशों में मिलेगा जहाँ गर्मी आती है और रास रंग होता है। और रास रंग अगर नहीं होगा तो आबादी कैसे बढ़ेगी। इसलिए पुराने समय की बहुत सारी सभ्यताएं हैं, और ये सारी सभ्यताओं में लीगल हुआ करता था। ये ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल काम था, पर समय के हिसाब से लोगों ने अपने हिसाब से, जैसे कहते ना कि कोई गरीब आदमी है, अगर वो घर में बैठ के अगर वो बीड़ी भी पिएगा तो वो ऐबदार हो जाता है, और कोई अमीर आदमी है और वो स्मैक पिएगा होटल में बैठ के तो उसका शौक हो जाता है। तो गरीबी या जो संग टूटता है, या जो अकेला रह जाता है, या जो कमज़ोर होता है, उस व्यक्ति का छोटा मोटा जो शौक है वो भी उसके ऐब में बदल जाता है। और जो पावरफुल लोग होते हैं उनकी बीमारियां भी उनके शौक में मानी जाती हैं। और हम ही लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बीड़ी पीना अच्छा है या स्मैक पीना अच्छा है या भांग पीना अच्छा है या उसके लिए अच्छा है। जो गलत है वो तो गलत ही है, पर गलत के भी यहाँ बताने के कई तरीके हो गए, इस हिसाब से कि कौन पावरफुल है और कौन पावरफुल नहीं है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कौन ज्ञानी है और कौन ज्ञानी नहीं है, किसके पास संग है और किसके पास संग नहीं है। हमारा जो कंसर्न रहता है यहाँ, वो इस बात से रहता है कि हमें इकट्ठे होने के किसी भी तरीके को दूसरे को नहीं देना है। होली के दिन हमारी छुट्टी है, लोग अपने अपने घरों में गढ़ लगाएंगे, गढ़ जमाएंगे। जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में सत्ता है, जिनके पास में संग है, जिनके पास में सारी चीज़ें हैं, वो अपने घर पे सफ़ेद बढ़िया महंगे वाले कुर्ते पजामे पहनकर बैठेंगे। लोग उनके यहाँ आएंगे, उनके पैर छुएंगे, मिठाई लेके आएंगे, कोई चंदन का टीका लगाएगा, कोई अबीर का लगाएगा, कोई गुलाल का, कोई खस का लगाएगा, कोई किसी का लगाएगा, और वो वहाँ उन लोगों के साथ में मेलजोल करेंगे, अपना भाईचारा बढ़ाएंगे, अपना संग मजबूत करेंगे।
पर हम क्या करेंगे? हम शराब पिएंगे, हम भांग खाएंगे, हम लड़कियां छेड़ेंगे, हम अपना मुंह काला करवाएंगे, हम नाली में पड़ेंगे, हम कीचड़ उछालेंगे, उसके बाद में फिर हम लड़ेंगे और पूरी ज़िंदगी की दुश्मनी बना लेंगे। हम संघ की बजाय और असंग बनाएंगे और बिखर जाएंगे। ये काम बहुत दिनों से हम करते आ रहे हैं। वो लोग फेस्टिवल का फ़ायदा लोगों को जोड़ने में, अपने लोगों को जोड़ने में, अपने आप को बढ़ाने में करते हैं, और हम फेस्टिवल का अपने को घटाने में करते हैं। तो ये परंपरा छोड़नी है। तो क्या करना चाहिए हमको शांति से घर में रहना चाहिए। घर में रह के अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। जो संगी हैं वो अपने संघ के लोगों से मिलें। अब चूंकि पोर्टल हमारे पास है, इसलिए 10 बजे से लेके और 2 बजे तक हम पोर्टल पर जुड़ेंगे, आपस में बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, गाने गाएंगे, अपने पीर फकीर श्रमण संत की बात करेंगे, अपने संतों की बात करेंगे, श्रमणों की बात करेंगे, आगे का कार्यक्रम में लगाएंगे उसकी बात करेंगे, पहला कार्यक्रम हुआ उसकी बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे, कुछ हमारे छोटी मोटी कमियां उनको दूर करेंगे, कुछ आगे बात करेंगे और नए लोगों को हम जोड़ेंगे। और हम प्रचार करेंगे कि इसके जो बुरे वाले प्रभाव हैं उस दिन के, उनको ना अपना के अच्छे वाले जो प्रभाव हैं उनको अपनाएं। तो सभी लोग 10 बजे पोर्टल पे सही जुड़ेंगे और 2 बजे तक रहेंगे। 2 बजे के बाद अपना खाए पिए और अपना सो जाएं। किसी भी हालत में ओढ़-धंग में नहीं जाएंगे, हो हल्ला में नहीं जाएंगे। हो हल्ला और ओढ़-धंग हमारा पार्ट नहीं है, ये हमारे लिए नहीं बना हुआ है। हमारे लिए बना हुआ है एक दिन पहले का, यानी कल का पार्ट। जो किसान हैं वो अपने होले लेके आएँ, उनको जला के देखें क्या है क्या नहीं। जिनके पास नहीं है वो जाके खाएं, अपने खाने पीने का सामान खरीदें, खूब गुजिया बनाएं, खूब दही के भल्ले बनाएं, जो पकवान अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, जिनकी जो क्षमता है वो बनाएं, खूब खाएं। पर किसी भी हालत में ऐसा काम ना करें जिससे संघ कमज़ोर हो, ऐसा काम ना करें जिससे जीवन भर की दुश्मनी हो जाए, ऐसा काम ना करें जिससे हमारे आने वाले संबंध खराब हों, बल्कि ऐसा काम करें भाईचारे वाला कि हम एक दूसरे से मिलें, बातचीत करें और हमारा संघ और ज़्यादा उस दिन बढ़ना चाहिए। उस दिन का हमें पूरे दिन का फ़ायदा उठाना चाहिए, लोगों को फ़ोन करने चाहिए, समन संघ का जो ग्रंथ है उसको पढ़ना चाहिए, उसकी वीडियो बनानी चाहिए, लोगों से हमें बातचीत करते रहना चाहिए। जो हमारे भूले भटके लोग हैं, जो छोड़ के जा चुके हैं या जिनके पास समय नहीं है, उनको पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे बात है, क्या अकेले कुछ बात बनेगी नहीं बनेगी। आने वाली जो बातें हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए और सबको ये बताना चाहिए कि संघे शक्ति युगे युगे, जुड़ने से संघ में शक्ति होती है। हमारा संघ समण संघ। और एक सेंटेंस जो हमें 3 साल तक चलाना है, 1000 दिन, वो हमें रोज़ सुबह दोपहर शाम स्मरण करना चाहिए, उसकी वीडियो बनानी चाहिए, उसका हमें पोस्टर बनाना चाहिए, उसका पोस्टर लिखना चाहिए, उसका दीवारों पे लिखना चाहिए, अपने बच्चों की किताब पे लिखना चाहिए, अपने घर की दीवारों पे, अपनी कार पे उसकी टी-शर्ट बनवानी चाहिए, उसे जगह जगह लिख के भेजना चाहिए। और इसके हमें बाकायदा जो ग्रीटिंग्स कार्ड होते हैं होली के बनाने चाहिए। और क्या लिखना है? मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, आई एम समण। हर भाषा में ये लिख लिख के भेजना चाहिए, दिन में कम से कम 3 बार। ये 3 बार अगर हम दिन में लिख लिख के सबको भेजेंगे, चाहे कोई कितना ही बोर हो, चाहे कोई कुछ भी कहे कि ये बार बार क्या लिखते हो, पर ये पेनिट्रेट करना है, ये आपको उसके दिमाग में डालना है कि वो समण है। जब आप ये कहोगे कि मैं समण हूँ, तो ऑटोमेटिक वो कहेगा कि मैं भी समण हूँ, नहीं तो वो समण शब्द को समझेगा। मेरी गारंटी है इस बात की, और ये पुराना एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप 3 बार दिन में लोगों को ये सूचना देंगे या कहेंगे संघ नमामि और मैं समण हूँ, आपके कष्ट 3 साल में दूर हो जाएंगे। सब लोगों को याद दिलाना है कि मैं समण हूँ। मैं समण हूँ एक ऐसा मंत्र है कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कष्ट आपके खत्म होते चले जाएंगे। ये पहले भी हुआ है और ये फिर होगा और ये बार बार होगा, क्योंकि हम समण हैं तो हमको अपनी आइडेंटिटी अपने साथ रखनी ही चाहिए। कोई पूछे तो तबाक से कहना चाहिए कि मैं समण हूँ। वो आपकी जाति पूछेगा तो आपको कहना चाहिए मैं समण हूँ। वो आपका धर्म पूछेगा तो कहना चाहिए कि मेरा धर्म समण है। वो आपका देश पूछेगा तो कहना चाहिए मेरा देश समण है। समण भारत, समण महाभारत, आपको हर शब्द में समण लिखना है, तो आप बहुत तेज़ी से यूनाइट भी होंगे, इकट्ठे भी होंगे, संघ भी बढ़ेगा, आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपकी हर चीज़ बढ़ेगी। ये जादू वाला शब्द है समण, जादू, मैजिक वाला। इसको आप आजमा के देखें कि इसको बोलने से कि मैं समण हूँ, शरीर के अंदर से वाइब्रेशन निकलती हैं और खून सा संचार होता है, क्योंकि ये इतना ग्लोरीफाई शब्द है
कि सामने वाले इसको सुन के ही खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इतना चमत्कारिक है। किसी बस में आप जाएंगे तो आपको समण ही समण मिलेंगे, किसी रेल में जाएंगे तो समण ही समण मिलेंगे, पर वो मिलेंगे जब आप उनको याद दिलाओगे मैं समण हूं। और यही हमारा मंत्र है जो हमें दिन रात जपना है। मेरी किसी बात में अगर कोई गलती हो या कोई बात अगर किसी को पसंद ना आई हो तो मैं संघ से माफ़ी चाहता हूँ। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। बुद्धं शरणं गच्छामि।